हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो सीटेट के प्रैक्टिस सेट में आज हम ईवीएस का पोर्शन लेकर आए हैं। इसी तरह हम हिंदी का और सीडीपी पेडागोजी का भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो ऐसे ही आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर अगर मैप से क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसे भी हम मैप के माध्यम से सॉल्व करेंगे और बाकी और भी क्वेश्चन होंगे उनको भी विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। जब भी हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कीवर्ड की सबसे ज़्यादा हेल्प होनी चाहिए। हमें कीवर्ड पहचानने होते हैं। क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है जिसके माध्यम से हम आंसर पहचान सकें। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है सबसे कम ज़रूरी क्या है। अगर एक शिक्षक होने के नाते अगर आप किसी बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो उसमें सबसे कम उपयुक्त मतलब सबसे कम ज़रूरी क्या चीज़ है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला है बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना, मतलब बच्चे के निजी जानकारी उसको देना, और निजी मतलब उसको पर्सनली कुछ समझाना, और वैयक्तिक पृष्ठपोषण जो भी उसने सीखा है उसके बारे में उसका फीडबैक मांगना। ये वांछनीय अभ्यास है। मतलब वांछनीय मतलब होता है कम ज़रूरी या बिल्कुल मनाही के तौर पर जो होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सबसे कम ज़रूरी पूछना है। सबसे ज़्यादा जब सबसे कम ज़रूरत किसकी होती है। तो यहाँ पे अगला है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। मतलब सीखने के संकेत और उप संकेत जो होते हैं उनकी सूची बनाने से हमें ये पता चल जाता है बच्चे में कहाँ तक कमी रह गई है और उसने कहाँ कितना सीख लिया है और कहाँ उसे और सिखाने की ज़रूरत है। तो ये तो ज़रूरी हो गया यहाँ पर। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। जैसे कि कोई बच्चा सीख रहा है, अगर उसने अपना कुछ काम करके दिखाया, अगर उसमें कमी भी है तो पहले आपको ये बोलना पड़ेगा कि वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा किया है। और फिर उसके बाद में अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो उसको बताई जाएगी। तो वेरी गुड और ठीक, अच्छा ये सब बोलने से बच्चे में मोटिवेशन आता है और वो अपने काम को और अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है। तो ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो ये क्या है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर, ये केवल तो लिखा है लेकिन और भी चीज़ें इसमें देख लेना कि क्या है, सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। मतलब बच्चों के पोर्टफोलियो में सब तरह के कार्य शामिल करने चाहिए। यही नहीं कि उनको सबसे अच्छे कार्य सिखाए जाएँ, मतलब सब तरह के हों, कम लेवल के भी और उच्च लेवल के भी, अच्छे लेवल के भी होने चाहिए। तो ये ऑप्शन बी भी ठीक हो जाएगा, सी भी ठीक हो जाएगा और डी भी ठीक हो जाएगा। वांछनीय अभ्यास हमने बताया कि ये हो गया कि जरूरी है ही नहीं। बच्चों के निजी विवरण मतलब बच्चों को सिखाना और उनका फीडबैक मांगना ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। मतलब कम उपयुक्त जो पूछा था उसके हिसाब से ए ठीक हो जाएगा, वरना तो ये गलत है। आगे पूछते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। एक टीचर अपने बच्चों से बोल रहा है कि आपने अपने स्कूल के आसपास बच्चों के आसपास जानवर देखे हैं और जिनके छोटे बच्चे हों उनके नाम अपने कॉपी में लिख करके लाना। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो इस प्रश्न के माध्यम से टीचर कौन सा आकलन कर रहा है ये हमें बताना है। वर्गीकरण एवं चर्चा का आकलन, या फिर परिकल्पना या प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, ये टीचर बोल रहा है कि बच्चे से उसने कि आपके घर के आसपास आपके घर के आसपास जानवर हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे वर्गीकरण तो होगा ही नहीं। उन्होंने ये बोला है छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको वर्गीकरण अलग अलग करके नहीं लिख के लाना है। मतलब जो भी बच्चे हैं उन सभी के नाम अपने नोटबुक में लिख कर लाना है। तो वर्गीकरण तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है परिकल्पना एवं प्रयोग। तो बच्चों से कोई प्रयोग तो यहाँ पर करवाया नहीं गया है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। न्याय के लिए सरोकार, मतलब क्या अच्छा क्या बुरा ये भी टीचर ने नहीं बोला है कि न्याय तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अवलोकन मतलब
उन चीज़ों को, जानवरों को देख रहा है बच्चा, और रिकॉर्डिंग मतलब उनको अपनी नोटबुक में लिख रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आंसर नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर कर दें। और इसी तरह अगर आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा तो हम और भी वीडियो बनाएंगे और भी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मेरे चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो अगले सवाल पढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझना है कि पर्यावरण के अध्ययन की जो विषय प्रकृति होती है वो पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा क्या संबोधित करती है, क्या बताती है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग बताती है, या फिर सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग बताती है। सामाजिक विज्ञान तो बताती ही नहीं है, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग बताती है। यहाँ पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है, तो विज्ञान की प्रकृति, सिर्फ विज्ञान की प्रकृति का भी नहीं बताती है, सिर्फ विज्ञान और सामाजिक की विषय वस्तु भी नहीं बताती है। पर्यावरण में क्या आता है, पर्यावरण में विज्ञान भी आ जाता है, सामाजिक विज्ञान भी आ जाता है, और पर्यावरणीय शिक्षा भी आ जाती है, ईवीएस सारा कुछ आ जाता है पर्यावरण के अध्ययन में। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। जो पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो हमें क्या क्या सिखाता है, विज्ञान भी सिखाता है, सामाजिक विज्ञान मतलब भूगोल भी सिखाता है, तो और पर्यावरण शिक्षा तो देता ही है कि हमारे पर्यावरण में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ये सभी बातें किस में आ जाती हैं, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आ जाती हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं। प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, कक्षा 5 का शिक्षक है, वो एक सवाल देता है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? एक सवाल है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, और दूसरा सवाल है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो इनका हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, किस तरह के सवाल हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये सुन लें कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, तो यहाँ पर लिमिट लगी हुई है, सिर्फ 5 ही लिखना है, 5 से ज़्यादा नहीं लिखना है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इस पर क्या होगा, बच्चे अपने अपने अलग अलग तरह के आंसर देंगे। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन में घूम कर रह जाएंगे और आंसर पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या बताते हैं कि हम सीधे सीधे बता देते हैं कि लिमिट वाला क्वेश्चन क्या कहलाता है और अनलिमिटेड जिसके आंसर होते हैं वो क्वेश्चन क्या कहलाता है। तो जिस क्वेश्चन पर लिमिट लगी होती है, 5 या 6 बातें किसी चीज़ के बारे में बतानी होती हैं, या फिर किसी बात का सिर्फ एक ही आंसर होता है, वो अभिसारी टाइप क्वेश्चन होता है। लिमिट लगी होती है मतलब अभिसारी टाइप क्वेश्चन होता है। और ऐसे क्वेश्चन जिन पर कोई लिमिट नहीं होती, बच्चा अपने दिमाग से सोचकर उसके कई प्रकार के आंसर दे सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन अपसारी टाइप होता है। तो इसीलिए अगर हम इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें करेक्ट आंसर पता होगा, हमें अभिसारी और अपसारी में अंतर पता होगा, तो हम आंसर को ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो अभी हमने क्या बताया, जिस क्वेश्चन पर लिमिट लगी होती है वह प्रश्न अभिसारी होता है, और जिस पर अनलिमिटेड आंसर होते हैं जिस क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन क्या होता है, अपसारी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बद्ध अंत वाला मतलब जिस पर लिमिट लगी है वह अभिसारी है, और मुक्त अंत वाला जिसके बहुत सारे आंसर हों वे कैसा होगा, अपसारी होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन था पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। 5 लाभ मतलब लिमिट लगी है, तो क्वेश्चन कैसा है, अभिसारी है। दूसरा सवाल क्या था, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो बच्चे अलग अलग तरह के व्यूज देंगे उस पर, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपसारी टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। अगर अभी भी आपको अभिसारी और अपसारी में अंतर समझ में नहीं आया हो तो चैनल पर जाकर देख लेना। अभिसारी और अपसारी से संबंधित पूरा एक वीडियो सिर्फ अभिसारी और अपसारी के लिए ही बना हुआ है। अगर
पहले बनाया था, लेकिन पहले बनाया हो या बाद में बनाया हो या अभी बनाया हो, बात तो वही है, क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए, मतलब अभिसारी अपसारी टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले बनाए वीडियो या बाद में बनाए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, ताकि अगर बीच में कुछ भी समझाया जाता है और आप अगर स्किप कर देते हैं तो जो समझाया जाता है उसको हट के हमारे दिमाग में कुछ और आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। शिक्षार्थी किसे बोलते हैं, शिक्षार्थी बोलते हैं स्टूडेंट्स को। तो पर्यावरण के अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें सत्य पहचानना है। कहीं कहीं यहाँ पे असत्य लिखा होता है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ कीवर्ड को ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या पूछा गया है, इससे ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। और सीटेट में बहुत बच्चों के आते हुए क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स की वजह से, इन कीवर्ड्स को न देखने की वजह से गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, तो ये बात तो ठीक हो जाएगी, सत्य पूछ रहा है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को उसमें आनंद आता है, ये बात भी ठीक है, बच्चों को, कुछ बच्चों को ड्राइंग बनाने में आनंद आता है, उसके माध्यम से भी सीखते हैं। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी ठीक हो जाएगा। अगला है किसी को न रोकें की नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। आकलन की तो आवश्यकता है, आकलन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है बच्चे कितना सीख रहे हैं, कहाँ तक सीख रहे हैं, कहाँ कमी है, ये सब चीज़ें हमें आकलन के माध्यम से पता चल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर और नीचे दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, पहली बार ठीक है, 1 नंबर ठीक है, 2 नंबर भी ठीक है, 3 नंबर भी ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है और वह दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाती है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने का कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन देख लें। इस प्रश्न बच्चों से एक टीचर ने क्या बोला, एक टीचर ने एल्यूमिनियम की एक फॉइल दिखाई और उसे पानी में डाला तो वे ऊपर तैरने लगी। फिर उसने उस फॉइल को निकाला, निचोड़ा, फिर उसको मरोड़ कर फिर से पानी में डाला तो वह डूब जाता है। तो ये कौन सा कौशल, वे बच्चों से बोलती है कि इसके बारे में सोचो, तो वह कौन से कौशल का इस्तेमाल कर रही है, परिकल्पना का, वर्गीकरण का, अवलोकन का या मापन का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, परिकल्पना भी नहीं होगा, वर्गीकरण किसी चीज़ को बांटा भी नहीं जा रहा है, मापन वो किसी को माप भी नहीं रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, बच्चे उस चीज़ को देख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय एक निम्नलिखित सभी वांछनीय, मतलब मना, पहला ही क्वेश्चन था वांछनीय लिखा हुआ था, मनाही के अभ्यास हैं आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में, बच्चे की अस्मिता का पोषण करने में, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में। तो पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में क्या जरूरी नहीं है कि, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर बच्चों का वास्तविक अवलोकन न करके सिर्फ पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को ही श्रेष्ठता देना, मतलब कुछ टीचर क्या करते हैं कि बच्चे को ये बोलते हैं कि किताब में जो दिया गया है सिर्फ वही आंसर लिख कर लाना। जैसे क्वेश्चन, कोई किताब में कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई पाठ्य पुस्तक की किताब में क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, तो कुछ टीचर क्या करते हैं कि जो किताब में 5 या 4 पॉइंट दिए होते हैं बच्चों से सिर्फ वही नोटबुक में लिखवाते हैं, और कुछ बच्चे अगर अपने घर से अपने हिसाब से उस पेड़ों के बारे में कुछ लिख कर ले आते हैं तो उसको गलत ठहरा देते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। इस तरह से टीचर को नहीं करना चाहिए। टीचर को सिर्फ पाठ्य पुस्तकीय ध्यान पर
सिर्फ पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों ने वास्तव में भी क्या सीखा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, महेश का नहीं लिखा है यहाँ पे, कक्षा। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर, संरक्षण जानते हैं, वृक्ष का बचाव करना, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। शिक्षार्थियों मतलब बच्चों को वृक्ष संरक्षण के बारे में पढ़ाने के लिए वो क्या बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगी? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, यहाँ पे कम अगर दिया होता तो हम उस हिसाब से आंसर ढूंढते, अधिक दिया है तो उस हिसाब से आंसर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। इससे तो बच्चे वृक्ष संरक्षण के प्रति संवेदनशील ज़्यादा नहीं होंगे। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, ये तो ठीक बात हो जाएगी, तभी तो बच्चे उस अपने पौधे के प्रति संवेदनशील होंगे कि हमें इसका ध्यान कैसे रखना है, पानी कब देना है, और इसको छाया में रखना है या धूप में रखना है, कितनी धूप चाहिए, या इसको कब कब पानी देना है। इस चीज़ों से बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होंगे। तो आंसर तो यही है हमारा। फिर भी आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। बात तो ठीक है, लेकिन इससे बच्चे पेड़ों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं होंगे। समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, पेड़ों के बारे में समूह चर्चा मतलब ग्रुप बनाकर उनको चर्चा करना। चर्चा भी करना ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या होता है, बच्चों को सिर्फ अगर बच्चे अपना पौधा अपना लेते हैं और उसका पोषण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो बच्चे उस पौधे के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? यहाँ पे कौन कौन सी बात ठीक है? वह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा भी देता है, यह सामाजिक अधिगम को भी बेहतर बनाता है। सामाजिक मतलब बच्चे एक दूसरे से घुल मिल भी जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बच्चों को बच्चों की मतलब प्रशंसा की जाती है, उनकी कृतियों की प्रशंसा, जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा की जाती है, तो वो खुश होते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। तो ये भी हो जाता है। लेकिन जब ग्रुप बनाकर कोई चीज़ सिखाई जाती है, समूह या ग्रुप बनाकर कोई चीज़ सिखाई जाती है, तो वहाँ पर अनुशासन की अवहेलना हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सही पूछे थे, तो यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्रपठन या सृजनात्मक लेखन या निर्देशन या प्रदर्शन या हस्तपरक गतिविधि। तो बच्चों के द्वारा प्रयोग करने का सबसे अच्छा प्रयोग मतलब सबसे अच्छा क्या होगा? तो बच्चों के द्वारा जो हस्तपरक गतिविधियां कराई जाती हैं, मतलब उनके हाथों से जो काम करवाए जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। बच्चे अपने हाथों से करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, मतलब बच्चा करके सबसे ज़्यादा सीखता है। तो यहाँ पर प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? हस्तपरक गतिविधि होगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। हस्तपरक मतलब, हस्त मतलब क्या होता है? सभी जानते हैं, हस्त मतलब हाथ होता है। हाथों के द्वारा जो काम किया जाएगा वो हस्तपरक गतिविधि के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, प्राथमिक कक्षाओं में निम्न शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। मतलब प्राइमरी की जो कक्षाएं होती हैं उसमें बच्चों के पास अलग अलग तरह की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। वो अलग अलग तरह की बातें अपने दिमाग में रखते हैं। तो जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ और कविताएं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? उनके मन में कौन कौन से विचार हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। मतलब परिवार एवं समुदाय भी,
पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी, और कहानियाँ और कविताएं भी। शिक्षक बच्चों के मन में इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बच्चों को सिखाता कौन है? शिक्षक ही सिखाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पास प्रकरणों में वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं, सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि, इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? इन वैकल्पिक अवधारणा मतलब स्रोत क्या होते हैं, मतलब ये सब बातें उनके मन में कहाँ से आती हैं? सजीवों के बारे में सोचना, या निर्जीव के बारे में सोचना, जलचक्र के बारे में सोचना, पौधों के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें उनके मन में आती हैं, परिवार से आती हैं, किताबों में कुछ देखते हैं वो किताबों से आ जाती हैं उनके मन में, कहानी और कविताओं में कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर पेड़ भी चलते होते, तो बच्चे सोचते हैं पेड़ भी चलते होते शायद, तो कितना मज़े हमारे होते। तो इस तरह से जो भी उनके मन में अवधारणाएं बनती हैं वो परिवार से, पाठ्य पुस्तकों से और कहानी कविताओं से बनती हैं। शिक्षक से तो वो इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने पर धूप की, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने के से पहले, पूर्व लिखा है पहले, सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। कांच के जार में रखने से पहले, अचार भरने से पहले उसको धूप में सबसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह हटाने के लिए, या अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तापमान में वृद्धि करने के लिए ये भी नहीं, धूल हटाने के लिए भी नहीं, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए उसे धूप में सुखाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूरी तरह सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो आपको ऑप्शन देखकर पहचानना है कि कुएं को सूखने के क्या कारण हो सकते हैं। पेड़ों, कुएं तथा आसपास के स्थान को, मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बात तो सही है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये बात भी ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। बात ये नहीं है कुआं क्यों सूखा है, क्योंकि उसके आसपास का जो एरिया था उसको सीमेंट से ढक दिया गया, जिससे कि मिट्टी और में जो ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्वेशन बंद हो गया पानी का ऊपर से, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिट्टी को भी हवा की ज़रूरत होती है। अगला है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप भी लग गए हैं, जिसकी वजह से भी कुआं सूख गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, या बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है? ये तो गलत बात है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है, ये बात नहीं है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ये भी नहीं है। बगुला तथा भैंस के बीच सहजीवी का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। भोजन संचारण करना, ये तो जड़ का कार्य है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? पौधों को सहारा भी देती है जड़, खनिजों का अवशोषण भी करती है, जल जो हम जड़ में पानी लगाते हैं वो भी अवशोषित करती है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये जड़ का कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जड़ का जो कार्य नहीं है वो यहाँ पर पूछा गया था। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर करडम मल्लेश्वरी से प्रश्न आया है। करडम मल्लेश्वरी कौन है, क्या है, और इनके बारे में जरूर एक क्वेश्चन आता है सीटेट के एग्जाम में। तो करडम मल्लेश्वरी एनसीईआरटी के बुक में दी गई हैं, और इन्होंने क्या किया था, करडम मल्लेश्वरी जो है भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था, जिसमें इन्होंने, करडम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में 240 किलोग्राम का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया था, और जिसमें ये प्रथम महिला थी। तो मल्लेश्वरी जब 12 वर्ष की थी तभी भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेना
भाग लेना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था और वह 7 बार नेशनल चैंपियन भी रही थी। तो इनके बारे में ये सभी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, कर्दम मल्लेश्वरी से सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक थी, वेट लिफ्टर थी, तो ये बात तो ठीक है। वह कर्नाटक की हैं, अभी हमने बताया था वह कर्नाटक की नहीं आंध्र प्रदेश की हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। 130 नहीं बताया हमने, कितना बताया, 240 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। वह 12 वर्ष की थी तभी भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, तो ये भी बात ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 1 और 4 यहाँ पर ठीक है, नंबर 1 नंबर 4 यहाँ पर ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है बच्चों को, यहाँ गोला जो भरना होता है तो उसमें ये सारे चारों कुछ ऑप्शन देखने के बाद इन वाले ऑप्शन को जरूर देखना होता है, इसके अकॉर्डिंग ही नहीं लगा देना है, इसको देखना है तब गोला भरना है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी बच्चों का गलत हो जाता है। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आगे तक मिलते रहें। तो अगला सवाल यहाँ पर क्या है, सीढ़ीदार कुएं तथा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। वे सीढ़ीदार कुएं और बावड़ी जो राजस्थान में पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, अब भी बनी हुई हैं कुछ जगह पर राजस्थान में ही, तो वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात तो ठीक है, वहाँ पे जल भंडारण मतलब जल को इकट्ठा किया जाता था सीढ़ीदार कुएं में और बावड़ी में। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये बात तो ठीक है, यहाँ पर जल इकट्ठा किया जाता है। सामुदायिक स्रोत के रूप में मतलब बहुत सारे लोगों के पानी का काम आ सके तो इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है, केवल संदूषित नहीं, यहाँ पर केवल की बात आ गई, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारा 1 2 3 तो तीनों पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में या बिहार में। तो वर्ली नाम का जो स्थान है वो महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो जब हमें मैप अच्छे से पता होगा, अच्छे से मैप हमें याद होगा तो तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य भी हमें याद हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले मैप देखना पड़ेगा। तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इसमें मैप भी ज़रूर दिखाएंगे और उसके माध्यम से हम बताएंगे कि किस राज्य के आसपास क्या आता है, या मैप के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो हम ऐसे ही देख लेते हैं तमिलनाडु के आसपास कौन कौन से राज्य आते हैं। ये भारत का मैप है, देखते हैं यहाँ पर तमिलनाडु कहाँ है। तमिलनाडु हम सभी जानते हैं, तमिलनाडु नीचे दिया गया है। और तमिलनाडु के आसपास कौन कौन से राज्य आते हैं, तो तमिलनाडु के आसपास एक तो केरल आता है, एक तो कर्नाटक आता है, एक तो आंध्र प्रदेश आता है। यही 3 राज्य आते हैं तमिलनाडु के आसपास, क्योंकि तमिलनाडु ये रहा, आंध्र प्रदेश इसके बराबर में है, कर्नाटक और केरल। इसको याद कर लेना, ए, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं उसमें ऑप्शन में कहाँ पर है ये। हमने क्या देखा, तमिलनाडु के आसपास कौन कौन से राज्य आ रहे थे, ए, मतलब केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जा रहे हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो हैं तमिलनाडु के समीपवर्ती या निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि का अंतर कर सकता है। कौन कर सकता है, बाघ या रेशम का कीड़ा, गिद्ध या कुत्ता। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बाघ की सुनने की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तो जब हम मैप समझाएंगे तो वहाँ देख लेंगे अहमदाबाद कहाँ है और केरल कहाँ है। वैसे ओरली समझा देते हैं कि अहमदाबाद यहाँ ऊपर साइड आ जाएगा और केरल अभी हमने दिखाया था तमिलनाडु के पास में। यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ केरल है, यहाँ कर्नाटक है। तो अहमदाबाद से
जब वो केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। किसके पर्वतों में हैं ये सुरंगें? अरावली के, या पश्चिमी घाट के, या पूर्वी घाट के। तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। पश्चिमी घाट में अनेक सुरंगों को पार करता है, वो किस में है? पश्चिमी घाट में है। तो यहाँ पर जो विंध्याचल है, विंध्याचल के पर्वत में मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है, एमपी में और यूपी में। और अरावली का पर्वत जो है वो राजस्थान में है, हमें पता ही है, ये तो राजस्थान में है। और पूर्वी घाट जो है वो पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। अभी दिखाया था हमने। पश्चिमी घाट कहाँ है? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वह अनेक सुरंगों को जो पार करता है वो पश्चिमी घाट में है, महाराष्ट्र राज्य में है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। कौन लोग हमारे सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? मतलब भारत के लोग हम ही हैं, हमारे सापेक्ष कौन लोग उल्टे हो सकते हैं? तो यहाँ पर जब पृथ्वी गोल होती है तो देखा जाता है तो अमेरिका के लोग हम लोगों की स्थिति के अकॉर्डिंग, पृथ्वी को गोलाई के अकॉर्डिंग, अगर बॉल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो अमेरिका के लोग जो होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग उल्टे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? मच्छर जो है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है और मच्छर कम हो जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, या चींटी, या दीमक, या मकड़ी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ततैया ये भी इकट्ठे होते हैं, ये दीमक भी, चींटी भी इकट्ठी होती है, लेकिन मकड़ी जो है वो इकट्ठी नहीं रहती है, वो अकेले ही जाला बनाती है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। गांव के जो मकानों के ढांचे होते हैं जहाँ वहाँ जैसी जलवायु होती है उसी प्रकार से बनाए जाते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण ये दिए गए हैं निम्नलिखित, तो पहचानना है ये कहाँ का गांव है। महान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। महान नहीं है, यहाँ पर मकान होगा। मकान जो है मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। और अगला है, अंदर से मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? भारी वर्षा भी यहाँ पर होती है, मकान बांसों के खंभों पर बने होते हैं, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, तो यह गांव कहाँ का है? अगर ये सब बातें अगर आपको मैच खाती हुई मिल जाएं तो ये सभी बातें किसकी हैं? असम राज्य की हैं। अगर यहाँ पर ऐसे भी दिया है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि असम राज्य में किस प्रकार के घर बने होते हैं, तो वहाँ पर 4 तरह के घरों की दी जाएगी। तो वहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। या तो राज्य का नाम दे करके कर देता है या फिर सभी विशेषताएं बताकर राज्य को पहचानना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, असम राज्य। क्वेश्चन है यहाँ पर, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, या मणिपुर, या अरुणाचल प्रदेश, या झारखंड। तो कुड़ुक भाषा जो है वो झारखंड में बोली जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम नहीं है? थीम है, यहाँ पर पूछा गया है। विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम क्या है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, या ऊर्जा। तो यहाँ पर भोजन हो जाएगी। भोजन तो थीम है, लेकिन सौरमंडल या ऊर्जा या मौसम ये सभी थीम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा।
तो इसमें NCF 2005 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो NCF 2005 के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके पढ़ लेना। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करना और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों को बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन में जो विषय वस्तु थीम आधारित जो उपागम होता है वो क्या करता है? विषय की सीमाओं को नरम, सौम्य और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 29वां क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखा है और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके। और इस वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे 29वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। सीखने सिखाने के लिए कहानियाँ बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कम और अधिक जरूर देख लेना है क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसी के माध्यम से बच्चों का गलत हो जाता है। तो कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय वस्तु को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। या कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो कहानी इसके माध्यम से अगर बच्चों को सिखाया जाता है, अगर कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो बच्चे क्या करते हैं? पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने लगते हैं और इससे वो अच्छी तरह से सीख जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब अगला सवाल है, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर सवाल है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होता है? परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित मतलब ये तो सही बात है। बच्चों को प्रश्न करने के और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये बात भी ठीक है। बच्चों को केवल लिखित नहीं, मौखिक लिखित सब तरह की जानकारी देना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ठीक हो जाएगा? परिभाषाओं और व्याख्यानों से दूर रखा जाना चाहिए। परिभाषाओं से तो दूर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत व्याख्यान भी होना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित भी करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए 1, 2, 3 यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर कहाँ मिल रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहे हैं। ये 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो का ये आखिरी सवाल था। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो बाकी और लोगों को भी ये वीडियो और चैनल का लिंक शेयर कर देना।